गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर जो सॉल्यूशन का था, तो सॉल्यूशन में हम लोगों ने जितने भी उन कंसंट्रेशन टर्म था, परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, फिर सारे के बीच का रिलेशन, को रिलेशन हम लोगों ने सारा देखा। अब सॉल्यूशन का यानी लिक्विड फेज में सेकंड पार्ट पे हम लोग इंटर करते हैं, जहां हम लोगों को सबसे पहले कंसेप्ट होना चाहिए था वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड का, फिर आपका राउल्ट्स लॉ। और ये राउल्ट्स लॉ आपके बोर्ड पर्पज से भी सबसे शानदार क्वेश्चन बनता है और कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चन होता है। तीसरा चीज आपको पढ़ना है आइडियल सॉल्यूशन और उसके ग्राफ के बारे में, फिर पढ़ना है रियल सॉल्यूशन, या फिर रियल सॉल्यूशन का दूसरा नाम होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फिर आप यहाँ देख रहे हो दो सॉल्यूशन है, एक आइडियल सॉल्यूशन और एक रियल सॉल्यूशन। तो आखिर क्या काउज है जो सॉल्यूशन आइडियल बिहेवियर से रियल की तरफ शिफ्ट करता है, क्यों डेविएट करता है, उस काउज को समझना है। टाइप्स ऑफ द रियल सॉल्यूशन, दो तरह के आपके पास रियल सॉल्यूशन होंगे, एक पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा नेगेटिव डेविएशन। फिर हमारा नेक्स्ट जो होगा वो होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सीपी से मैं इसे डिनोट कर रहा हूं आपका। फिर टाइप्स ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ना, जिसमें आपको रिलेटिव लोडिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। और ये सेगमेंट भी कंपटीशन के लिए और बोर्ड के लिए आपका फेमस होता है। फिर मुझे सीखना है वॉन टॉप फैक्टर, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, और मुझे लास्ट में देखना है सोलेबिलिटी एंड हेनरीज लॉ। आप यदि बुक पढ़ते हो ये सबसे पहले दिया जाता है सोलेबिलिटी और हेनरीज लॉ, लेकिन हम लोग सबसे लास्ट में इसको देखेंगे और यहां से भी आपका क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहला चीज आपका वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। अब व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड? वेपर प्रेशर से तो टर्म क्लियर हो रहा है कि वेपर प्रेशर आपका क्या है, और किसका भी देखना है आपको, लिक्विड का देखना है। तो कैसे वेपर क्रिएट होता है और उसमें कितने सारे फैक्टर कंपोनेंट काम करते हैं, जरा उनको समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड को समझने के लिए एक क्लोज कंटेनर लिया, इसमें इस कंटेनर में मैंने लिक्विड को रखा और ऊपर से इसे क्लोज कर दिया और मैं इसे हीट करना शुरू करता हूं। तो जैसे ही आप किसी भी चीज को हीट करते हो तो फिजिक्स से मेरे पास ये कंसेप्ट आता है। 11th में एक टॉपिक था फिजिक्स का, मोड ऑफ द हीट ट्रांसफर, जिसमें आप कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में पढ़ते हो। तो जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो सबसे पहले फ्लास्क गर्म होगा, और जब फ्लास्क गर्म होगा तो उस प्रोसेस को, जब सॉलिड फेज में हीट का ट्रांसफर होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग कंडक्शन बोलते हैं। तो मैंने लिखा कि व्हेन लिक्विड इज केप्ट इन अ क्लोज्ड फ्लास्क एंड हीटेड इन इट, देन फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस ऑफ कंडक्शन टेक प्लेस। यानी सबसे पहले ये फ्लास्क आपका जो है हीट होना शुरू होगा। जब आपका ये प्रोसेस, कंडक्शन का प्रोसेस अपने एसटीडी स्टेट में पहुंच जाए, एसटीडी स्टेट का मतलब होता है जितना रेट ऑफ द हीट ट्रांसफर हो रहा है वो आगे निकल जाए, मतलब उस हीट को अब आपका वो फ्लास्क एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। तो व्हेन कंडक्शन रीचेज इन इट्स एसटीडी स्टेट, देन हीट गोज इनटू लोअर और बॉटम लेयर ऑफ द लिक्विड। ये भाई साहब आपने हीट किया, कंडक्शन आपका शुरू हुआ, कंडक्शन जब हो गया और ये एसटीडी स्टेट में पहुंचा, तो ये जो आपको हीट यहां ट्रांसफर कर रहे हो, अब ये डायरेक्ट आपको किसको दे रहे हो, इस लोअर लिक्विड को, बॉटम लेयर ऑफ द लिक्विड को। अब बॉटम लेयर ऑफ द लिक्विड हीट गेन कर रहा है, तो यदि बॉटम लेयर ऑफ द लिक्विड हीट गेन करेगा तो क्या होगा, कोई भी मॉलिक्यूल यदि हीट गेन करेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो स्वाभाविक है काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और यदि काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू द हाफ mv², इट मींस उसका स्पीड बढ़ेगा। साथ ही साथ यदि आप हीट कर रहे हो, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी घटता है, तो जो मॉलिक्यूल्स होगा वो लाइटर हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, और वेलोसिटी भी उसकी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब वो मॉलिक्यूल्स मूव करना शुरू कर देगा। और यही कारण है जब भी आप लिक्विड को गर्म करते हो, या सिंपल सा एग्जांपल आप पानी को भी गर्म करके देखो, तो जो बबल होते हैं ना वो नीचे से आते हुए दिखते हैं, क्योंकि वो उस लिक्विड मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है। अब कुछ समय के बाद जब कन्वेक्शन भी आपका स्टेडी स्टेट में आ जाए तो क्या होगा, वेपोराइजेशन का प्रोसेस होगा, यानी फिजिकल स्टेट चेंज होगा। फिजिकल स्टेट चेंज होगा, इट मींस लिक्विड चेंजेस इनटू द वेपर फेज, और ये वेपर फेज इस सरफेस पे कलेक्ट होगा, क्योंकि आपने इसे क्लोज कर रखा है। जब इस सरफेस पे वेपर कलेक्ट हो रहा होगा तो आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम इज स्टेबल बिटवीन वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन, वेपोराइजेशन भी हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, एंड दैट टाइम this vapor exert pressure on a surface of liquid, and this pressure is known as vapor pressure of liquid.
अब इसी चीज को हम क्या कर रहे हैं कि आप सिर्फ ट्रांसलेट कर दो इंग्लिश में, जो आप हिंदी में समझ रहे हो। करना क्या भाई, वेल लिक्विड इज केप्ट इन अ क्लोज फ्लास्क एंड हीटेड इट, देन फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस ऑफ कंडक्शन टेक प्लेस। सही बात है भाई, प्रोसेस ऑफ कंडक्शन टेक प्लेस। सॉलिड में जब भी हीट का ट्रांसफर होगा, कंडक्शन कल आएगा, जब कंडक्शन आपके स्टेडी स्टेट में पहुंचेगा, हीट गोज इनटू लोअर और बॉटम लेयर ऑफ द लिक्विड, बॉटम लेयर लिक्विड मॉलिक्यूल्स एब्सॉर्ब हीट एंड प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन टेक प्लेस। लिक्विड में हीट का ट्रांसफर होना मतलब कन्वेक्शन का प्रोसेस का स्टार्ट होना। बॉटम लेयर मॉलिक्यूल्स एब्सॉर्ब एनर्जी, जैसा मैंने आपको बताया कि इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन डेंसिटी घटेगी, और इन सारे कारणों से ये हल्का हो जाएगा, लाइटर हो जाएगा, एंड गोज अपवर्ड, आपका ऊपर की तरफ मूव करेगा। आफ्टर सम टाइम इट चेंज इट्स फिजिकल स्टेट, इट मींस लिक्विड कम्स इनटू द वेपर फेज एंड कलेक्ट एट टॉप ऑफ फ्लास्क इन वेपर फेज। आपका यहाँ पे पार्टिकल्स वेपर फेज में कलेक्ट होना शुरू होगा। इक्विलिब्रियम इज स्टेबल बिटवीन वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन। इट मींस आपका यहाँ पे वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा, और जब आपका इक्विलिब्रियम स्टेबल हो रहा है और वेपर जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है सरफेस पे, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। सो वी राइट वेपर एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन सरफेस ऑफ अ लिक्विड, सो कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। आई होप गाइस वेपर प्रेशर हम लोगों का क्लियर होगा। अब सेकेंड आपके पास है राउल्ट्स लॉ। अब व्हाट इज राउल्ट्स लॉ? इसी चीजों में हम लोग राउल्ट्स लॉ को पढ़ते हैं क्या, कि जब राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग कि पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है हर कंपोनेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपने मोल फ्रैक्शन के और लिक्विड फेज में। या दो चीज आप कर सकते हो, आप लिक्विड फेज में भी देख सकते हो, और एक आप देख सकते हो वेपर फेज में। और वेपर फेज 11th में गैसियस स्टेट में पढ़ते हैं कि यहां हम लोगों ने एक लॉ पढ़ चुका है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, और यहां लिक्विड फेज में जो काम करते हैं हम लोग, दैट इज द कॉल्ड राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ, और अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ जितने भी कंपोनेंट हैं लिक्विड फेज में, सारे के पार्शियल वेपर प्रेशर अपने मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। और सॉल्यूशन के पिछले लेक्चर में आपको पता होगा, सॉल्यूट के लिए हमने सिंबल ए लिया था, सॉल्वेंट के लिए बी लिया था, और मैंने आपको यह भी बताया था जब भी आप किताब पढ़ते हो तो ये दोनों आपको अपोजिट नजर आ रहे होंगे कि सॉल्यूट के लिए बी और सॉल्यूट के लिए बी और सॉल्वेंट के लिए ए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो मानना है मान लो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए, तो फिलहाल मैं एज्यूम करके चल रहा हूं ए फॉर सॉल्यूट और बी से अपने को सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज होती है। क्या दो पॉसिबिलिटीज अराइज हो रही भाई? या तो हो सकता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलाटाइल हो, या फिर सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल हो और सॉल्वेंट अपना वोलाटाइल हो। या मैंने थोड़ा सा गलत लिखा, आप इसे देख लो। ये दो केस कौन सा है? इफ सॉल्यूट इज नॉन वोलाटाइल एंड सॉल्वेंट इज वोलाटाइल, ये दो कंडीशन हम लोगों को पढ़ना है। दोनों से हम लोग न्यूमेरिकल बनाना सीखेंगे, दोनों से कैसे आप न्यूमेरिकल बनाते हैं, कैसे न्यूमेरिकल अचीव करेंगे। तो पहला पॉसिबिलिटी जो है कि भैया सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलाटाइल है। दूसरा होता है कि नहीं, सॉल्यूट आपका नॉन वोलाटाइल है और सॉल्वेंट आपका वोलाटाइल है। अब वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल क्या होता है? वोलाटाइल का मतलब होता है कि जिसके पास एस्केपिंग टेंडेंसी हो, जो फिजिकल स्टेट अपना चेंज कर सके, जो वेपर फेज में आ जाए, दैट इज अ वोलाटाइल सब्सटेंस। नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या हुआ? ऐसे सारे सब्सटेंस जिसके फिजिकल स्टेट में कोई चेंजिंग ना हो, वेपर फेज में नहीं आ सकता है, वो हो गए नॉन वोलाटाइल। आई होप कि आप राउल्ट्स लॉ समझे होंगे। राउल्ट्स लॉ में सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखना है, जितने कंपोनेंट होते हैं उसके पार्शियल प्रेशर अपने मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब आप इतना कॉपी कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं।
अब देखो रॉड्स लॉ तक हम लोग समझ गए। स्टेटमेंट पे सिर्फ ध्यान रखना है कि लिक्विड फेज में बात कर रहे हैं भाई। लिक्विड फेज में क्या कि जितने भी कंपोनेंट के हैं सारे के पार्शियल वेपर प्रेशर अपने मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। और मैं केस फर्स्ट ले रहा हूं क्या भाई कि इफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर वोलाटाइल। और मैंने आपको ये बताया कि वोलाटाइल का मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझो, जो इजीली वेपर फेज में आ जाए, ऐसे सारी सब्सटेंस आपके वोलाटाइल कहलाएंगे। अब आप क्या करो समझने के लिए भाई, ए से आपको पता है कि सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करते हो और इसके लिए सिंबल हम लोग डॉट मान रहे। बी सॉल्वेंट के लिए होता है और मैं इसको दिखाने के लिए क्रॉस ले लूं। अब मैंने क्या किया कि इस समय मैंने ए ट्रू सॉल्यूशन लिया, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। और अब आप इसको क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। अब पिछले कंसेप्ट के हिसाब से जैसे ही हीट करोगे कंडक्शन होगा, कन्वेक्शन होगा, वेपोराइजेशन होगा, फिर आपका वेपर फेज में जब चेंज होगा तो कंडेंसेशन और वेपोराइजेशन के बीच इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा। तो भाई आप इसको कर दो क्लोज। अब जरा सोचना कि जब वेपर फेज में आ रहे हैं और सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलाटाइल हैं, तो वेपर फेज में सॉल्यूट भी आएगा, सॉल्वेंट भी आएगा, सॉल्यूट भी आएगा, सॉल्वेंट भी आएगा। इट मींस इस समय हमारा जो वेपर फेज बनेगा, इस वेपर फेज में सॉल्यूट भी आ रहे हैं और सॉल्वेंट भी आ रहे हैं। अब अपने हिसाब से बात करते हैं कि अगर मैं पीए को मान लूं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन and the PV is known as partial vapor pressure of solvent in solution, and P naught A, that is vapor pressure of pure solute, and P naught B, vapor pressure of pure solvent। इन दोनों वर्ड को समझेंगे बढ़िया से। पीए यानी इस समय सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट है और उसका क्या वेपर प्रेशर आप कलेक्ट कर रहे हो। पी नॉट ए जिस समय सॉल्यूट अकेले वोलाटाइल है तो उसका वेपर फेज में कितना होगा, यानी प्योर सॉल्यूट कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, दैट इज द पी नॉट ए। और सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, दैट इज द पीए। एंड अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ रॉल्स लॉ कि partial vapor pressure of each component is directly proportional to the mole fraction in liquid phase. It means partial vapor pressure of the solute is directly proportional to the mole fraction of solute, and partial vapor pressure of solvent is directly proportional to the mole fraction of solvent. I hope यहां तक आप समझ गए होंगे। अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट लाऊंगा। That means we write PA is equal to the P naught A XA, and PB is equal to the P naught B XB. If suppose PT is the total pressure of solution, total pressure of solution, मैं फिर कर रहा हूं कि जब भी आप सिंबल यूज करते हो आप खुद से मान लो। मैंने पीटी यूज किया, आप पीएस भी मान सकते हो भैया। पीएस भी आपका टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। एस से सॉल्यूशन, पी से प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, टी से टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर? इट मींस जो पीटी या पीएस है आपका वो एक्चुअल में पीए प्लस पीबी है, क्योंकि वोलाटाइल तो दोनों थे। वेपर फेज में सॉल्यूट भी आ रहे हैं, सॉल्वेंट भी आ रहे हैं, तो यहां वेपर फेज में कितना प्रेशर होगा, तो दोनों कंपोनेंट आ रहे हैं तो ए का भी प्रेशर बी का भी प्रेशर, दोनों के प्रेशर का सम इक्वल टू द टोटल प्रेशर। और पीटी के जगह पे आप लिख सकते हो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब हम लोग के पास मोल फ्रैक्शन में एक हमने रिलेशन पढ़ा था
that is XA plus XB is equal to the 1. It means we write XB is equal to the 1 minus XA. अब इस रिलेशन को यहां लिख दो, क्या भाई, PT बराबर P नॉट A XA प्लस P नॉट B इंटू 1 माइनस XA. It means PT is equal to P नॉट A XA प्लस P नॉट B माइनस P नॉट B XA. आई होप समझ रहे होंगे आप. अब XA वाले में से देखो, यहाँ XA है, यहाँ XA, आप कॉमन ले लो और इस बाई साहब को इधर हटा दो, मतलब बराबर किधर लाओगे तो माइनस कर दो. इट मीन्स PT माइनस P नॉट B इज इक्वल टू द P नॉट A माइनस P नॉट B इंटू XA एंड XA इज इक्वल टू PT माइनस P नॉट B अपॉन P नॉट A माइनस P नॉट B. अब फिर से देख लो क्या किया आपने. लास्टली आपने सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों को वोलेटाइल माना है भाई. आप पिछला वेपर प्रेशर के कंसेप्ट पे चल रहे हो कि वेपर प्रेशर लिक्विड का कैसे निकालते हैं. आपने सॉलिड और सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर दिया, लिक्विड फेज में है, आप हीट कर रहे हो. हीट करोगे तो पक्का है कि फाइनली ये वेपर फेज में आएंगे. वेपर फेज में डॉट भी आ रहा है, क्रॉस भी आ रहा है, क्योंकि दोनों वोलेटाइल है. इट मीन सॉल्यूट भी आ रहा है, सोल्यूशन भी आ रहा है. टोटल वेपर प्रेशर कितना, तो सॉल्यूट का प्रेशर प्लस सॉल्वेंट का प्रेशर. राउट्स लॉ के स्टेटमेंट के हिसाब से जो PA है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द XA है, P नॉट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द XB है. PA प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो P नॉट XA लाते हो, PB प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो P नॉट भी ला रहे हो कांस्टेंट की जगह पे XB, और PT इक्वल टू जान रहे हो कि PA प्लस PB होगा. मैंने PA की जगह पे P नॉट XA रखा, PB की जगह पे P नॉट भी XB रखा. XA प्लस XB का सम 1 होता है. XB के प्लेस पे आप 1 माइनस XA सब्सटीट्यूट करते हो. इट मींस P नॉट XA प्लस P नॉट B माइनस P नॉट B XA. दोनों में से XA कॉमन लेते हैं तो P नॉट A माइनस P नॉट B आ रहा है, और इधर PT माइनस P नॉट B. इट मींस XA का एक्सप्रेशन आपका ये आ रहा है. कभी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है और क्वेश्चन में आपको नहीं पता चल रहा है कि गिवन सब्सटेंस वोलेटाइल है या नहीं, सॉल्यूट वोलेटाइल है या नहीं, तो सिंपल सा आप न्यूमेरिकल वैल्यू पकड़ो. अगर टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन का गिवन मैग्नीट्यूड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा है तो पक्का है भाई वहां पे सॉल्यूट वोलेटाइल होगा. फिर से न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड यदि टोटल प्रेशर का या सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा तो पक्का है वहां पे आपका जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो वोलेटाइल होगा. आई होप गाइस केस फर्स्ट हम लोग सीख गए होंगे. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में केस सेकंड देखते हैं और फिर हम लोग बात करते हैं. थैंक यू.